हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। एंड आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेली डोज सीरीज। तो बेसिकली सीरीज में सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू कोर्स से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड होगी। और इस वीडियो में बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर समराइज वे में आपको दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक आप लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, वो है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। बिल्कुल समराइज एंड फास्ट वे में हम इसको पढ़ेंगे। अगर किसी का पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो ये वीडियो हमको इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, बट एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और क्विक रिवीजन के मोटिव से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे पहले हमें जो देखना है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑल्दो नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, स्टिल मैं बता देता हूँ। पीपीआर टेस्ट, पीपीआर बेसिकली क्या हुआ, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, प्रमोट करना डेवलपमेंट एंड रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। तो ये इसका मोटिव रहता है सिक्योरिटी सेबी का। एंड देन अपने को देखना है, सेबी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके अपने आप में एक प्रॉपर्टी सक्सेशन है, कॉमन सील है, होल्ड कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ कर सकता है या उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। एंड देन अपना थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वो खुद अपने नाम पे सू हो सकता है या किसी और को भी सू कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। हेड ऑफिस जो है बेसिकली मुंबई में। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड में बेसिकली 9 मेंबर्स है, जिसमें से 6 मेंबर। आउट ऑफ द 6 वन विल बी द चेयरमैन। ये जो 6% की बात कर रहा हूँ मैं, इट विल बी नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से एक हुआ चेयरपर्सन, बाकी अदर 5 मेंबर्स। ठीक है। अदर 5 मेंबर्स में से बेसिकली 3 ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि होल टाइम मेंबर्स रहेंगे। ठीक है। 3 आउट ऑफ द 5, 3 मेंबर्स विल द होल टाइम मेंबर्स। अब 9 मेंबर्स में से 6 तो चले गए, एक हो गया चेयरपर्सन, बाकी अदर 5 मेंबर्स, जिसमें से अब बचे 3 मेंबर्स। 3 में से बचा एक आरबीआई का रहेगा, जो कि आरबीआई का बंदा यहाँ पे रहेगा, और 2 अदर मेंबर फ्रॉम ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है। तो टोटल हो गए 9 मेंबर, जिसमें से एक हो गया चेयरपर्सन बाय 5 अदर मेंबर, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करने वाली है, उनको नॉमिनेट करने वाली है, जिसमें से 3 होंगे होल टाइम मेंबर्स, एक होगा आरबीआई का और 2 ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री। बस बात खत्म। एग्जाम से रिलेवेंट ही हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ द ऑफिस। सबसे पहले आता है राइट टू टर्मिनेशन। अगर किसी मेंबर को धक्के मार के निकालना है तो उनको 3 मंथ का नोटिस देना होगा। 3 मंथ का अगर नोटिस नहीं देना तो उनको कम से कम 3 महीने की सैलरी अलाउंसेस उनको पे करके उनको उसी दिन धक्के मार के निकाला जा सकता है। तो पहला क्या है, बाय गिविंग ए 3 मंथ नोटिस, बाय एटलीस्ट 3 मंथ नोटिस कम से कम उनको देना होगा, या फिर बाय पेइंग 3 मंथ सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है। अगर किसी चेयरपर्सन या कोई भी अदर चेयरमैन या फिर कोई भी अदर पर्सन मेंबर्स निकलना चाहता है ऑफिस से, ही वांट टू रिलिंक्विश हिज राइट ऑफ ऑफिस एट एनी टाइम बाय गिविंग अ 3 मंथ नोटिस। उसको 3 महीने का नोटिस देना होगा कम से कम, और उसके बाद वो ये राइट छोड़ सकता है। अब अदर टर्म्स ऑफ ऑफिस रहेगा बेसिकली अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड द मैक्सिमम एज ऑफ विल बी 65 इयर्स। कितनी एज रहेगी यहाँ पे? 65। और टर्म कितना है? 5 इयर्स और मैक्सिमम एज 65, एंड कैन बी रीअपॉइंटेड टिल द एज ऑफ 65 इयर्स ओनली। ठीक है। अब आता है रिमूवल ऑफ मेंबर की। रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मेंबर को रिमूव कब कर सकती है? तो ये फॉर्म याद रखना। पी से पोजीशन, मतलब ही अब्यूज्ड हिज पोजीशन। ओ से ऑफेंस, मतलब ऑफेंस उसने कन्विक्ट किया, एंड विच इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। अब आता है नेक्स्ट पी ओ एम। एम से माइंड, माइंड से यहाँ पे रिलेट करना होगा अनसाउंड माइंड। बेसिकली क्या है, डिक्लेयर बाय कंपिटेंट कोर्ट एज अनसाउंड माइंड। फॉर मी पी ओ एम हो चुका है, बचा आई। आई एज एन इंसॉल्वेंट। अगर वो मेंबर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है, तब इन दैट केस उसको सेबी धक्के मार के रिमूव कर सकती है मेंबर से। ठीक है। बिफोर रिमूविंग एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इनको। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन बिफोर रिमूविंग द मेंबर्स। मीटिंग उनका एज पर द रूल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग द कॉलम। ये अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कब कैसे क्या कॉलम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितनी मीटिंग्स कंडक्ट करनी, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर कोई भी एब्सेंस होगा मेंबर, तो क्या होगा, मेंबर shall be chooses from the member present amongst themselves and shall preside over the meeting. अगर कोई भी इक्वलिटी ऑफ द वोट्स हुआ तो इन दैट केस चेयरमैन एंड द प्रिसाइडिंग मेंबर विल हैव द सेकंड वोट कास्टिंग इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ द वोट्स। ठीक है। अब द मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इन सर्टेन केसेस। एनी मेंबर हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब जिस कंपनी के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग चल रही है, जिस कंपनी रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी मीटिंग में कोई पॉइंट डिस्कशन हो रहा है, तो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेंबर भी है सेबी का। तो क्या होगा, इन दैट केस वो मेंबर विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। ठीक है। कब? हु इज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एंड ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड सच डायरेक्टर हैव इनडायरेक्ट पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन a matter coming up for consideration at the meeting and shall discloses। क्या डिस्क्लोज करेगा? बेसिकली एज सुन एज पॉसिबल, जब उसको पता चलेगा द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट एट सच मीटिंग, एंड सच डिस्क्लोजर शैल बी recorded in the proceedings, and members shall not take part in any deliberation or the decision of the board
विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वैकेंसीज। वैकेंसीज में बड़े सीधी सी बात बोलते हैं, यहाँ पे हेडिंग से समझ में आ रहा है, वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड्स। ओके, सो नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। तो कोई भी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड या फिर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन इन द मेंबर ऑफ द बोर्ड, एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर्स ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। सो बेसिकली जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको इनवैलिडेट नहीं करेगा। अगर कोई भी बोर्ड की और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे रहेगा तो इतना सा याद रखना कि क्या बोल रहा हूँ, एनी वैकेंसी इन द बोर्ड शैल नॉट इनवैलिडेट any of the act or the proceeding of the board similar to the following reason shall not invalidate any of the proceeding। तो उसमें हमने डिफेक्ट की बात करी सबसे पहले, उसके बाद कोई भी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट हुआ या फिर इरेगुलरिटी हुई इन द प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। इज दैट क्लियर? इसमें बहुत ही सिंपल है। So now power and the function of the SEBI। ओके, सेक्शन 12 बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है पावर एंड द फंक्शन ऑफ सेबी। तो ये बड़ा सिंपल है। बेसिकली अगर आपने सिक्रा एक्ट, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें याद आ रही होगी अभी। तो पावर में देखो, सबसे पहले सिक्रा एक्ट के तहत कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है सिक्रा के अकॉर्डिंग, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेबी की। सेबी सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के सब चीज़ को रजिस्ट्रेशन करता है और रेगुलेट भी करता है। तो उसी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेगुलेट करना है बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो बेसिकली सेबी यहाँ क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। बाकी जो 3 पॉइंट है उसमें देखना आप, सेबी यहाँ पे रजिस्टर भी कर रहा है उनको, रेगुलेट भी कर रहा है। ये कौन है? बेसिकली सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्टेड, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अंडरराइटर्स, इनको रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है, इनको रेगुलेट भी कर रहा है। ये इसकी पावर में आता है। सेकंड, आपके जो शेयर जहाँ पे रखते हैं, बेसिकली डिपॉजिटर्स, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और अदर इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि रजिस्टर एंड रेगुलेट द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड देन म्यूचुअल फंड्स, इनको रजिस्टर एंड रेगुलेशन। तो ये 4 पॉइंट तो आपको ऐसे याद हो गए। पहला पॉइंट बोलता है रेगुलेट किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद रजिस्टर एंड रेगुलेट करना है ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, इंटरमीडिएट, डिपॉजिटर्स, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, सीआईएस, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड, तो इन सबको। अब आते हैं कुछ प्रोहिबिशन और कुछ प्रमोशन से रिलेटेड पॉइंट। पॉइंट नंबर डी बात करके यहाँ पे चल रहा है। तो उसमें पहला है प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। उसके बाद देखो प्रमोट में, देखो प्रमोशन में क्या किया अपने पास, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना इंटरमीडिएट को ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सबसे पहले क्या प्रमोट करना है, इन्वेस्टर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद उसको रेगुलेट करना है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मतलब अन टेक ओवर ऑफ द कंपनी। पता चले कि मार्केट में जो ओपन शेयर्स है उन्हीं को कोई एक बंदा मिलके सारे 40 मेजर शेयर खरीद रहा है, तो उसको भी रोकना है, उसके भी एक्विजिशन को ध्यान में रखना है, उसको रेगुलेट करना है बेसिकली। एंड देन उसके बाद अपना जो पॉइंट आता है, ये तो छोड़ दो आप, बड़ा इजी, तो लिखना हो लिख लो, प्रमोट एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ द सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड देन प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड द लास्ट 2 पॉइंट अपने जो बचे वो अपने प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। प्रोहिबिट करने, कोई भी फ्रॉडुलेंट नहीं हो, किसी के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना चल रहा हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये सब अपना अगर हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 3 पॉइंट बैक टू बैक है, कॉलिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसी भी कोई भी जितने भी जिनको हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनको रेगुलेट कर रहे हैं, उनसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी एंड ऑडिट। इस पॉइंट पे ये लिखा है। एंड कॉलिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी बैंक, कोई भी थर्ड पार्टी, किसी भी, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा स्कैन कर दिया, ठीक है, तो मेरे जितने बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स है वो भी सेबी मंगवा सकता है अपने बैंक से, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। पॉइंट डी ये कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी कंट्री से लेनी हो या किसी कंट्री को प्रोवाइड करनी है तो उसके रिगार्डिंग ये फैसिलिटी। और बट ये अगर किसी कंट्री को कोई इन्फॉर्मेशन देनी या लेनी, जो भी एग्रीमेंट होगा इनका, बेसिकली वो प्रायर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होगा, मतलब प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें देगा। देन लेवी फीस, कंडक्टिंग रिसर्च, परफॉर्मिंग सच एज अ फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सेबी का आपको पावर की आपके बारे में थोड़ा सा आपको मिल चुका है। अब आया कुछ स्पेसिफिक पावर पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देखो
इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है अपने को यहाँ पे, कोई भी लिस्टेड एंटिटी या कोई भी एंटिटी जो कि लिस्ट होने वाली है, कोई भी लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर कोई एंटिटी जो कि लिस्टिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, लिस्ट होने वाली है, तो बोर्ड को लगता है बेसिकली, बोर्ड यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड को लग रहा है कि इट हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच कंपनी बिन indulging in insider trading or fraudulent and unfair trade practice, ठीक है। तो रीजनेबल ग्राउंड उसको क्या चीज़ का होना चाहिए, बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर कोई फ्रॉडुलेंट वहाँ पे चल रहा है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है, उसको ऐसा कुछ अंदाज मतलब उसके रिगार्डिंग ऐसे कुछ एविडेंस है इसके रिगार्डिंग, तभी वो कर सकता है पावर एंड रिस्पेक्ट टू द इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि पब्लिक कंपनी है, उनकी अगर सेबी ने इंस्पेक्शन कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो कहीं न कहीं अपने आप पे बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बड़ी बात कब होनी चाहिए, ये अगर ऐसा कुछ करना ही है, तो कब होना चाहिए, कौन से केसेस में करोगे? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच कंपनी हैज़ बीन इंडल्ज्ड इन द इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो ठीक है। अब बता, बोर्ड ऑफ वेस्ट विद द सेम पावर एज़ अ सिविल कोड। सिविल कोड की जो पावर होती है बेसिकली आप ये हर लॉ में पढ़ते आ रहे हो, तो मैं इसको रिवाइज़ करा देता हूँ। दैट डिस्कवरी इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समन करना, एनफोर्स करना, एग्जामिनेशन ऑन ऑथ। तो ये तो सिविल कोड की पावर होती है जो कि सभी को भी मिल रही है। यहाँ पे बस 2 चीज़ आप ध्यान रखना, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ रेफर्ड टू इन सेक्शन 12 एट एनी प्लेस, जो कि हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब आता है इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें क्या बोला, कोई भी लिस्टेड कंपनी और व्हिच इंटेंड टू गेट लिस्टेड, ठीक है, और इश्यूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। तो कमीशन भी इश्यू कर सकता है बेसिकली, कोई भी एविडेंस, कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ तो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है कि सही है, गलत है, ये प्रूफ एविडेंस सही है, गलत है, वगैरह-वगैरह। अब द पासिंग ऑफ एन ऑर्डर बाय एन बोर्ड, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड पास कर सकता है ऑर्डर, जो भी रीज़न होगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, ठीक है। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर होना चाहिए एंड टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर, इधर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ऑन अ कम, ठीक है, अगर कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर पास कर सकते हैं या फिर जो कंप्लीट हो चुकी इन्वेस्टिगेशन उसके रिगार्डिंग भी, और जो भी वो ऑर्डर पास करेगा शुड बी रिकॉर्डेड इन द रीजन, शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो इसमें ये जो 4 पॉइंट है वो क्या है, पासिंग ऑफ ऑर्डर, पासिंग ऑफ ऑर्डर सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग, कोई भी सिक्योरिटी की रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सस्पेंड कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल डीएचएफएल में अभी बहुत धांधली हो रही थी, तो उसके सस्पेंशन कर सकती थी सेबी कि भैया अब इस पे ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर दो। जैसे रुचि सोया जब वो इंसॉल्वेंसी में चली गई, मोरेटम लग चुका था, तो उसकी ट्रेडिंग एक बार के लिए रुक चुकी थी। रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रोहिबिट, अगर मैंने कुछ बहुत सारा इनसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ है, मतलब कुछ शक है इस पे, ये इंसान बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है और पकड़ा भी जा चुका है, तो इसको क्या कर दो, एक वार्निंग दे दी, समझ में आया था। सेकंड टाइम भी वो ऐसे ही हरकतें कर रहा है, जिसके कारण हम लोग इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट से गिर रहा है। तो क्या करेंगे वो, बेसिकली मुझे बोल देंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे मुझे कि इस बंदे को कोई भी ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, पैन, टैन सब कुछ मेरा उन्होंने रख लिया। और उसके हिसाब से बोला कि इस बंदे को कोई भी स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, ये सिक्योरिटी मार्केट में डील भी नहीं कर सकता, ना बाय करेगा, ना सेल करेगा, कुछ नहीं कर सकता। सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन। इसमें तो कुछ बताने का नहीं है। कुछ भी इम्पाउंड कर सकता है, रिटेन कर सकता है, कोई भी प्रोसीड एंड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट टू एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर मेरे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनको लगता है कि इसके जो शेयर्स है, अगर इसको इन्वेस्टिगेशन तब तक चल रही है, इसके शेयर्स इम्पाउंड कर लो, अपने कस्टडी में ले लो, तो वो ले सकता है। और अटैचमेंट, अटैचमेंट की बात करें, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। सबसे पहले इनिशियल अटैचमेंट क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। क्या-क्या अटैच कर सकता है, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे कोई भी अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट के पास है, और वही चीज़ें अटैच होगी यहाँ पे व्हिच इन्वॉल्व्ड इन द वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ऐसा नहीं कि मेरा घर अटैच कर दिया, मेरे शेयर अटैच कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो शेयर में हमने ट्रांज़ैक्शन की थी, कुछ लोचा हो सकता है, बट मेरा घर अटैच कर रहे हैं, मेरे गाड़ी अटैच कर रही है, अननेसेसरी वो सब अलाउ नहीं है, ठीक है। मेरा बैंक अकाउंट अटैच कर दे, कोई भी अदर प्रॉपर्टी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तभी वो अटैचमेंट करेगा। और 90 डेज़ के बाद अगर उनको अटैचमेंट करना है, तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, अब जो देखो कि एक सिविल स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट से अगर वो परमिशन ले लेता है और वो स्पेशल कोर्ट कन्फर्मेशन दे देता है फॉर सच अटैचमेंट, देन अटैचमेंट शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एफरोसेट प्रोसीडिंग एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ द सेट प्रोसीडिंग। तो तब तक मेरी कंक्लूजन नहीं होगी प्रोसीडिंग, वो तब तक अटैचमेंट रहेगा। 90 डेज़ का ये पॉइंट याद रखना, अटैचमेंट के लिए एमसीक्यूज़ में आ सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वही कि बैंक प्रॉपर्टी अकाउंट्स कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर्ड देयर इनटू शुड रिलेट टू द प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, सॉरी एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
ठीक है, वायलेशन दिस एक्ट शैल बी अलाउड, ऐसा नहीं कुछ भी अटैच कर दे, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एफ पॉइंट नंबर है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पासिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है, अटैचमेंट हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर एफ, डायरेक्ट एंड इंटरमीडियरी ऑफ एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिमिनेट एनी एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। मतलब बेसिकली मेरे जो इंटरमीडिएरी सीटीएसएल या एनएसडीएल जो मेरे शेयर्स है उनको वो इंस्ट्रक्शन सेट कर सकता है, देखो इसके शेयर्स अभी आपको सेल नहीं करने कुछ टाइम तक, इनके शेयर आप होल्ड पे लगा दो। फॉर एग्जांपल येस बैंक के शेयर, अब आज के दिन अगर आप येस बैंक शेयर परचेज करते हो तो उसमें से आप 25% ही सेल कर सकते हो, तो बेसिकली 75% पे लगी हुई है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। चलो अब आता है जो भी अमाउंट अपने को मिलेगा इससे पेनल्टी, मतलब जो भी अमाउंट आपने जो इलीगली किसी ने लिया हुआ है, लीगली कमाया हुआ कि लीगली फ्रॉड के थ्रू जितना भी अमाउंट कलेक्शन होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जाएगा। व्हाट आर द एडिशनल फंक्शन ऑफ द सेबी, बेसिकली जो पावर टू कॉल फॉर periodical returns and direct inquiries to be made from any for every recognized stock exchange। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो कब तक कितने साल की हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं सभी, दैट इज 5 years मैक्सिमम, कितने अपने 5 years है। पावर ऑफ सेबी टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये हेडिंग से अपने क्लियर है। देन आता अपॉइंट एनी पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी, वो अपॉइंट कर सकता है और वो इन राइटिंग रहेगा ऑर्डर और वो सबमिट करेगा इंक्वायरी की रिपोर्ट, वो बेसिकली जो ऑफिसर अपॉइंट जिसको भी किया है। SEBI will bound to the concerned person to produce document before the interest or other inquiry। जितने भी डायरेक्टर मैनेजर सब इनको ये दे आर empowered to give in any information, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो जो SEBI उनसे डिमांड करेगा। अब आता पावर टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ द सिक्स स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनके जो बायलॉज है, जो कि हम सिक्रा में पढ़ेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ में, तो बायलॉज है उसको अमेंड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये अमेंड का यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब आता लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स इन सिक्योरिटीज इन सर्टेन केसेस, व्हाट टू ये सिक्रा से मिली, ये जो पावर अभी बात कर रहा हूँ लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स, ये इसको कहाँ से मिली है, सिक्रा के तहत 617 ऑफ द सिक्रा एक्ट, SCRA सिक्योरिटी काउंटर रेगुलेशन एक्ट। इसके एक्ट को पावर मिली टू ग्रांट ए लाइसेंस टू एनी पर्सन फॉर अ बिजनेस ऑफ द डीलिंग इन सिक्योरिटीज एनी स्टेट और स्टेट विद टू विच सेक्शन 13 डजंट अप्लाई, ठीक है। सेक्शन 13 क्या करता है सिक्रा का, सिक्रा का 13 बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन वो बोल देता है कि ये ट्रांजेक्शन इलीगल है तो उसमें किसी को भी अलाउ नहीं करना, ठीक है। तो सेक्शन 17 वही बोल रहा है कि लाइसेंसिंग डीलर कर सकते हैं ओनली रिस्पेक्ट टू दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट सब्जेक्ट टू एरिया टू विच सेक्शन 13 नॉट हैज बीन डिक्लेयर, जिसमें जिस ट्रांजेक्शन में सेक्शन 13 तो सिक्योरिटी डिक्लेयर हो चुका है वहां पे कोई भी लाइसेंसिंग नहीं मिल सकता, सेबी नहीं दे सकता। अब आता है पब्लिक इशू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी पावर इसे मिल रही है किससे, सिक्रा से। सेक्शन 2H के तहत इसको सिक्रा के थ्रू पावर मिल रही है कि वो पब्लिक लिस्टिंग करवा सकता है कोई भी सिक्योरिटीज की, ठीक है। पावर टू डेलीगेट, तो बेसिकली क्या, डायरेक्ट दैट द पावर एक्सेसिबल बाय इट अंडर द प्रोविजन सिग्नल शेल एक्सेस, मतलब ये डेलीगेट हो चुकी पावर सिक्रा के एक्ट के अकॉर्डिंग सेबी को, ठीक है। अब द मोर पावर टू द सेबी, ये सब छोड़ो, इसमें कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट होगी उसको और पावर दे दी जा सकती है। अब आता है कि अपना सेकंड पॉइंट ये बात करता है बोर्ड टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट issue of the prospectus, offer documents, and advertisements soliciting money for issue of the securities. As per section, the board may for the promotion of for the protection of investor क्या कर सकता है, the specified by the regulation क्या है, the matters relating to the issue of the capital या transfer of securities and the manner in which the matter shall be disclosed by the company, ठीक है। तो ये सब बेसिकली इसकी वो क्या है, रेगुलेशन है। और ये जो रेगुलेशन है इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर्स। तो क्या कर सकता है, बेसिकली प्रोहिबिट कर सकता है कोई भी कंपनी फॉर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस एंड और एनी ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट जो कि सॉलिसिट कर रहे हैं उनको प्रोहिबिट कर सकता है। स्पेसिफाई द कंडीशन, को स्पेसिफाई कंडीशन देगा, भाई अगर आपको प्रोस्पेक्ट इशू करना है तो ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, सच अदर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट में इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशू, ठीक है। The board may specify the requirement for the listing and the transfer of securities and other matter incidental thereto। तो basically शेयर ट्रांसफर की क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए,
जो डीआईपी स्लिप होती है उसके थ्रू शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखिए ऑनलाइन नहीं हो रहा है आज के दिन भी शेयर ट्रांसफ़र ऑल सॉर्ट ऑफ द थिंग्स। तो आई थिंक मैंने 20 मिनट्स की यहाँ पे आपको कंप्लीट सेशन दिया है और इन 20 दिस वीडियो इन 20 मिनट वी हैव डन अप्रॉक्सिमेटली 11 पेजेस ओके। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट डेली डोज सेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड जाते जाते एक मेरा बहुत ही सिंपल सा मैसेज है आप सबके लिए, वो है डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जितने लोगों तक आप ये पहुँचाओगे वीडियो उतना ही ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होने वाला है और आई प्रॉमिस कि मैं आपको डेली कोई ना कोई एक ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सेबी के लिए आज के लिए इतना ही क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा वक़्त इसमें लगेगा और आई थिंक मैंने आपको ये 20 मिनट्स जो भी मैंने आपसे लिए इट्स जस्टिफाइड और थैंक यू वंस अगेन सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कोई भी सजेशंस आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट में दे सकते हैं @पंकज गोयल इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया यू कैन सेंड मी टेलीग्राम में आप मुझे सेंड कर सकते हैं @पंकज गोयल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। जिसका जो भी जैसा चल रहा है। बाय बाय।